हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से नई क्लास के साथ यूजीसी नेट यूनिट 7 इस क्लास में कहानियों का सार, समीक्षा और विवेचन इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। पीछे की कहानियां इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासें डाली जा चुकी है, उस क्लासों को जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और आगे की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में आपको ऑथेंटिक चीजें ही पढ़ाई जाएगी। ऑथेंटिक बुक से उठाकर हमने यहाँ इस चैनल के माध्यम से हमने इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है। आज की क्लास से हम हिंदी कहानी यूजीसी नेट यूनिट 7 की कहानियों का साथ करेंगे और देखेंगे कि कहानी क्या कहना चाह रही है, कहानी का अंतिम बिंदु क्या है और कहानी के मुख्य सार में क्या दिया हुआ है, इसके मुख्य मुख्य पात्र कौन से हैं, इनको आज हम क्लास के अंदर करेंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और क्लास की वीडियो के अंत तक बने रहें और क्लास में आपको बीच में स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो बीच में ही क्लासें मिस हो जाएंगी। बहुत सी चीजें आप मिस कर जाओगे इस क्लास के अंदर। आपको रूटीन मतलब रूटीन में ही क्लासें देखनी पड़ेगी। बीच में स्किप करने से क्लास आपकी छूट जाएगी। बीच में कहानी का जो अच्छा माहौल होता है सुनने में, हम कहानी सुनते हैं, कंटिन्यू सुनेंगे तभी अब हमारी लय बन पाएगी इस क्लास के अंदर। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की कहानी क्या रहने वाली है और पीछे इस कहानी को जो पीछे कहानियां हो चुकी है वो क्लास यूट्यूब के चैनल पर डाली जा चुकी है। आज की कहानी हम देखेंगे कौन सी कहानी है। 21 कहानियों में से आज की कहानी कौन सी है। आज की कहानी आज की कहानी रहने वाली है। आज की कहानी हमारी कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती जी के द्वारा रचित है। ठीक है। आज की कहानी, इनका जन्म समय कौन सा है, कौन सा जन्म समय इनका 18 फरवरी 1925 में इनका जन्म माना गया है। गुजरात के उस हिस्से में हुआ था जो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। आगे देखिए कहानी के आगे क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या जो जन्म समय है उसके बारे में क्या बताया गया है कि लेखक ने क्या क्या कार्य किए, कहाँ जन्म हुआ और किस प्रकार से इनकी रचनाएं रची गई। ठीक है। देखिए भारत विभाजन के पश्चात भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चला गया। क्या बताया गया इस कहानी के अंदर, इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को। तदुपरांत इन्होंने दिल्ली को अपनी कर्मस्थली बनाया। कर्मस्थली जो कि वहां रहकर उन्होंने काम किया। मृत्यु पर्यंत दिल्ली में ही हो रही है। लगभग 93 वर्ष की अवस्था में 25 जनवरी 1929 को इनका निधन हो गया। ठीक है। निधन हुआ। आगे देखें इनकी जो साहित्यिक रूप है ना उनको पढ़ना जरूरी है। साहित्यिक में से रचनाओं को इसके अंदर जो रचनाएं हुए हैं, इन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किए गद्य रचनाओं में, हिंदी साहित्य के गद्य रचनाओं में इसमें से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। साहित्यिक योगदान, आगे देखें साहित्यिक योगदान के लिए 2017 में इन्होंने हिंदी के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्त्री की आत्म सजगता, नौकरी पेशा, स्त्री की समस्या और परंपरागत समाज में उसकी घुटन एवं उससे बाहर निकलने की छटपटाहट कृष्णा सोबती की कहानियों में प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। ओके। इसके अंदर यही है कि कहानियों के अंदर कृष्णा सोबती जी ने कहानियों के अंदर क्या लिखा है, किसके ऊपर कहानियां लिखी गई है, कहाँ से क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर बताया गया है कि आत्म सजगता, स्त्री की नौकरी पेशा में स्त्री की समस्या, परंपरागत समाज की उसकी घुटन
घुटन है उससे बाहर निकलने की चटपटाहट कृष्णा सोबती की कहानियों में प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इनके जीवन परिचय से हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो कृष्णा सोबती नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार है। नई कहानी आंदोलन से इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1, बादलों के घेरे 1980 में, डार से बिछड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1967 में, यारों के यार 1968 में। ये क्रम आ जाता है इनकी रचनाओं का, गद्य रचनाओं में क्रम आ जाता है, तो आप ये याद जरूर रखिए। अगली है कहानी संग्रह तीन पहाड़ 1968। इनका सन और ये है ना कहानी संग्रह के सन याद रखने आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्रम पूछ लिए जाते हैं, याद रखना जरूरी है। एक लड़की 1991, जेनी मेहरबान सिंह, प्रकाशन वर्ष 2007। ये मुख्य बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सिक्का बदल गया कहानी का प्रारंभ। इसका प्रकाशन प्रतीक में 1948 में हुआ। ठीक है, हुआ था। ठीक है, अगे इस पत्रिका के संपादक थे। अगे जी इस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आगे देखिए, कहानी में एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। ठीक है, कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया कहानी में मनुष्य की व्यवस्था का अत्यंत ही करुण चित्र खींचा है। बदलाव बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदलते अवश्य हैं, पर ये यकायक नहीं बदल जाते। इनके बारे में बताया गया है कि कृष्णा सोबती का जो सिक्का बदल गया है, ये मनुष्य की व्यवस्था को यहाँ दर्शाता है, ये कहानी दर्शाती है। बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदलते अवश्य हैं, ये मतलब यकायक नहीं बदलते, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए, ये अचानक नहीं बदलते। इनके बारे में बताया गया, उसे बदलने में भी समय लगता है। लेकिन देश के विभाजन यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी त्रासदी थी जिसे सामान्य बदलाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विभाजन के बाद की जो परिस्थितियां बनी उसमें हम देखेंगे, एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। ये विभाजन के बाद की परिस्थितियों की बात है। अभी एक आदमी है जो दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी स्थितियां उस समय की थी। ठीक है, आगे देखिए, सदियों से एक साथ रहते हुए लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये उस समय विभाजन हुआ था, हिंदू मुसलमानों के बीच बंटवारे की बातें आई, तब ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस समय की ये कहानी का जो सार है वहीं से लिया गया है। ठीक है, कहानी के प्रमुख पात्र देख सकते हैं सहानी जी। इसमें सहानी मुख्य पात्र है, कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। दयावान, परोपकारी, नेक दिल, जो लोगों की मदद करती रहती है। सहानी जी के बारे में बताया गया है कि वह दयावान भी है, परोपकारी है, नेक दिल, अच्छी इंसान है, लोगों की मदद करती है, जरूरत पड़ने पर सभी की वह मदद भी करती है। ये इस कहानी की मुख्य पात्र है। और शाहजी कौन थे? साहनी जी के पति जो दिवंगत थे। ठीक है, और शेरा साहनी जी का खास कारिंदा जो अपनी माँ जैसा जैना के मरने के बाद वह साहनी जी के पास पलकर बड़ा हुआ। हसीना कौन है? शेरे की पत्नी जो शेरा है साहनी जी के यहाँ पलकर बड़ा हुआ, इसका जिक्र इसमें कहानी में किया गया है। दाऊद खां कौन है? दाऊद खां कौन है? यह थानेदार है। साहनी जी ने इसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कण फूल दिए थे। इनके ये कहानी के अंदर पूछ लिया जाएगा। आप यहाँ से अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए कि दाऊद खां कौन है? एक थानेदार है, कर्म लगाना आ जाता है। और साहनी जी ने इनकी मंगेतर को क्या दिए? सोने के कण फूल दिए। ओके, आगे देखें, आगे कहानी में क्या
किया गया है। बेगू पटवारी, इस्माइल मसीद के मुल्ला, जेलदार, रसूली, नवाब आदि अन्य पात्र इस कहानी में हम देख सकते हैं। ठीक है, और यही कहानी समाप्त होती है। अगली कहानी फिर देखें, हरिशंकर परसाई। ये विवेचन, मुख्य बात, सार, समीक्षा पढ़ लेने से हमें कहानी की मुख्य आत्मा पढ़ ली जाती है। इस बात से हमें मतलब जो कहानी समझनी होती है वो समझ में आ जाती है कि कहानी के अंदर क्या क्या है। ये उसके मुख्य शब्द निकाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अगली कहानी देखें, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित है, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। जन्म कब माना गया इनका? 22 अगस्त 22 अगस्त 1922। ठीक है, तारीख से भी याद हो जाता है, 22 को 1922। ये जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहानी संग्रह कौन कौन से इनके? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, ये मुख्य इनके कहानी संग्रह। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर एक, यह एक फैंटेसी शैली में लिखा गया है। ये पूछ ली जाती है, फैंटेसी शैली में, फैंटेसी शैली में लिखा गया है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। आगे कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? माता दी। कहानी का मुख्य पात्र माता दी है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व है। तभी तो इस कहानी का नाम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर है। इंस्पेक्टर चांद पर जाते हैं, वहां अपनी नीति अपनाते हैं, तब वहां की बातों का इस कहानी में जिक्र किया गया है। चांद पर किस प्रकार अपने पुलिस का जो महकमा है वहां अपना ऑर्डर जमाते हैं, अपना कार्य करवाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। पुलिस मंत्री कौन है? पुलिस विभाग का नाम तो ऐसा कुछ करने के लिए माता दी को सलाह देता है। पुलिस मंत्री कौन है? पुलिस विभाग का नाम वो ऐसा कुछ करने के लिए माता दी को सलाह देता है। यान चालक माता दी को चांद पर लेने आया था, चांद से लेने आया था यान चालक माता दी को चांद पर ले, माता दी को चांद से लेने आया था। ठीक है, कोतवाल इंस्पेक्टर कौन है? कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस और सिपाही हैं। ठीक है, इस कहानी के अंदर इन पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, इसी पर ये दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगली कहानी कौन सी है। ज्ञान रंजन पिता। पिता कहानी ज्ञान रंजन जी के द्वारा रचित है। लेखक ज्ञान ज्ञान रंजन है। 21 नवंबर 1931 को अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। कब? 1931 को इनका जन्म माना गया है। ठीक है, आगे देखिए कहानी संग्रह कौन कौन से इनके? फैंस के इधर और उधर, यात्रा, क्षणजीवी, अपना, सपना नहीं, प्रतिनिधि कहानियां। ठीक है, फैंस के इधर और उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, प्रतिनिधि कहानियां, ये मुख्य है। अन्य कबाड़ खाना, संपादन पहल पत्रिका, ये मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चर्चित कहानियां कौन कौन सी है? फैंस के इधर और उधर, पिता, शेष होते हुए, संबंध, यात्रा, घंटा, बहिर्गमन, बहिर्गमन। ठीक है, ये मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। ज्ञान रंजन साठोतरी कहानियों के बहुचर्चित हस्ताक्षर थे। मतलब इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं वो जीवन परीक्षा के अंदर मिल जाती है, बहुत सी रचनाएं वहां से उठा ली जाती है। जैसे ज्ञान रंजन जी के बारे में कुछ गद्य में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो उनकी रचनाओं में विशेषताएं पूछ ली जाती है। जैसे ऐसी रचनाएं भाषा शैली से उठाई जाती है कि ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के बहुचर्चित हस्ताक्षर थे। ठीक है, ये इसके बारे में जानते थे। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने तत्कालीन सामाजिक अनुभव के उस आयाम को रूपायित किया जो आजादी के बाद व्यापक स्वतंत्रशीलता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ एक सामान्य असंतुष्ट और कटुता को भर रहा था। ठीक है, मध्य वर्गीय पात्रों के आत्मछल और संघुन को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाते हुए अपनी बाद की कहानियों में
ज्ञान रंजन ने यह भी स्पष्ट किया, यदि मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका में पूरी तरह सार्थ पूरी तरह सार्थक और प्रभावी होना, उसे व्यक्तिवादी मौकाप्रस्ती को पूर्णतया छोड़कर व्यापक संघर्ष की दिशा अपनानी होगी। ये मुख्य बातें आपको इस कहानी के अंदर देखने को मिल जाती है। विडंबनाओं पर है से पर्दा हटाना, सजीव वातावरण का निर्माण शायद ज्ञान रंजन की लेखनी में सर्वोत्कृष्ट गुण है। ये मुख्य है, विडंबनाओं पर पर्दा हटाना, सजीव वातावरण का निर्माण करना इनकी कहानियों के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, आगे कहानी में क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, ज्ञान रंजन मध्यवर्गीय जिंदगी की कुरूपता, विवत्सता, अश्लीलता में गहरे धसे हैं। उन्होंने उसकी कोई भी दरार अनदेखी नहीं छोड़ी। यह सब कुछ होते हुए रचनाकार के रूप में जिस तरह अपनी तटस्थता बनाए रखने में वे कामयाब हुए, वह उनकी खास उपलब्धि है। ठीक है, इनकी कहानियों में इनकी विशेषताएं बताई जा रही है। कौन कौन से कार्य किए इन्होंने, क्या क्या रचनाएं की, उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं। ज्ञान रंजन की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समकालीन यथार्थ पर उनकी मजबूत पकड़ है, अनुभवों की समग्रता एवं सहज मानवीय संवेदना इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। आगे देखें, ज्ञान रंजन संबंधों और संघर्षों दोनों प्रकार की कहानियों में अनूठे हैं। उनकी कहानियां घर, परिवार, पिता, भाई, बहन अर्थात पारिवारिक संबंधों के बीच घटित होती है। ठीक है, आगे देखें, कलह, फैंस के इधर और उधर शेष होते हुए संबंध, पिता, यात्रा, मनहूस बंगला और श्रमजीवी कहानी इनकी मुख्य इस जीवन की सत्य का उद्घाटन करती है। पिता कहानी के बारे में जानेंगे क्या है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिलीजुली प्रतिक्रिया ही कहानी का मूल कथ्य है। पिता को कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, इसलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं की दृढ़ता पूर्वक अपेक्षा करते हैं। मतलब यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में जो रूढ़िवादियां हैं, पीढ़ियों की बातें हैं, वो उनके बारे में बताई जा रही है कि पिता पुत्र के बीच में संघर्षता पूर्वक कहानी देखी जा सकती है। कहानी के दृश्य के रूप में प्रस्तुत है। पिता कहानी के दृश्य के रूप में प्रस्तुत, लेकिन वह दृश्य ही स्थिति का बोध कराने का बाध्य करता है। पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह, जिसमें टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय महसूस करती है। ये मुख्य इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्य तथ्य इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रकार इसे नोट कर लें। या इस बात की ओर स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह से टूटे बिखरे नहीं है। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन उसे अभी तक मूल्य बोध का कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं हो सका। नई जीवन पद्धति के अनुरूप मूल्य आचरण करने, उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मनमाने तमाम कोशिशों के बावजूद पिता का एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े होकर सबको निहित विद्धि और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन के प्रति मन में उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है, या एक प्रतिष्ठा की जिद भर देता है। वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। ये कहानी के बारे में बताया गया। आपको साधारण सी बातें समझ में आ रही होगी, जल्दी जल्दी तभी पढ़ा जा रहा है। ये यूनिट जल्दी से कंप्लीट हो जाए, अगली यूनिट आपको फिर से नई यूनिट के साथ हम आएंगे। पुरानी पीढ़ी की ये उपस्थिति को पूरी तरह से नकार नहीं पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी उसमें नहीं आ सकी। ठीक है, यह शक्तिहीनता उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है, और वह पुरानी पीढ़ी के पूरी तरह चूक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमय वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाती है। कहानी के बारे में बताया जा रहा है।
ठीक है, आगे देखिए। इतिहास इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रभाव में असहाय होकर बहते जाने की प्रक्रिया आज की सबसे तरुण त्रासदी है। ये बदलती हुई मानसिकता और उस मानसिकता के साथ साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। ठीक है, इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द बहुत शिद्दत के साथ उभर कर सामने आता है। पिता पुत्र के बीच में ये कहानी का जो मुख्य बातें हैं इसमें बताई जा रही हैं। कहानी के प्रमुख पात्र देख सकते हैं। पिता मुख्य पात्र जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभिमानी है और आत्मनिर्भर है। पुरानी पीढ़ी का यहाँ जिक्र आया है। पुत्र यह एक महत्वपूर्ण पात्र है, यह भी जो आधुनिक पीढ़ी है। यहाँ पुरानी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के बारे में जिक्र किया गया है। पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इनके बीच में जो तुलनात्मक रूप से बातें बताई है इस कहानी के अंदर है। पिता पुत्र। ठीक है, आज की क्लास यही बंद करते हैं और फिर अगली नई क्लास लेकर आएंगे। और तब तक इस क्लास की जो बाकी क्लासें हो चुकी हैं यूनिट 7 की, आप वो जाकर देख लें, कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी। जून का एग्जाम हमें कंप्लीट करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, तो वो क्लासें जाकर देख लें और आज की क्लास भी देखें। इसमें 3-4 कहानियों को हमने देखा, सार संग्रह विवेचन। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।